सूरज की लालिमा में रंग बदलता नीला विशाल गहरा समंदर, समंदर में उठता उफान, किनारे से टकराकर लौटती लहरों की आवाज, एक ही पल में शांत और संयमित और दूसरे ही पल विकराल। ऐसा है समंदर का स्वभाव। इस समंदर को देखने, इसके पानी को छूने, महसूस करने हम दूर दूर से इसके पास खींचे चले आते हैं। लेकिन जो लोग इसके पास रहते हैं, क्या उन्हें भी ये इतना ही पसंद आता है? धरती का 70% हिस्सा समंदर है। इसके आसपास आबादी का एक बड़ा प्रतिशत रहता है। समुद्री तटों पर जनजीवन काफी अलग होता है। समंदर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये प्राकृतिक सुंदरता का नमूना है। लेकिन इस्तेमाल के नाम पर यह कितने काम का होता है, हम सभी जानते हैं। समंदर के पास खड़े होकर सोचिए कि अगर ये सारा पानी हमारे किसी काम आ जा सकता तो कितना अच्छा होता। अगर इसे पिया जा सकता तो कितना अच्छा होता। समंदर के आसपास रहने वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि समंदर का खारा पानी कैसे पिएं, उस खारे पानी के साथ कैसे जिएं। समंदर किनारे रहने वाले लोगों के लिए तो आजीविका का साधन समंदर है। मछुआरों के लिए समंदर के मायने ही अलग हैं। ये शांत समुद्र ही तूफान लेकर आता है। न सिर्फ अपने आसपास के जनजीवन को तबाह कर देता है, बल्कि समंदर में मछली पकड़ने गए मछुआरों के लिए मौत का सबब बन जाता है। समंदर में आने वाले तूफान के बारे में सही जानकारी नहीं हो तो मछली पकड़ने गए मछुआरों के लिए समुद्र की लहरें काल बन जाती हैं। जरूरी है कि समंदर में आने वाले उफान के बारे में सही समय पर जानकारी मिल जाए। लेकिन इसे कैसे पहचानें, कैसे इसका सामना करें? इन दोनों ही समस्याओं को सरकार ने समझा, इस पर रिसर्च किया, इसे दूर करने के लिए कई तरीके निकाले और उनमें से सबसे सटीक तरीकों को जमीनी स्तर पर लागू किया, जो आम जनजीवन के लिए वरदान साबित हुए। इसलिए आज हम दो तस्वीरों के साथ कई कहानियां लेकर आए हैं। एक तरफ है लक्षद्वीप और दूसरी तरफ पुदुचेरी, तमिलनाडु। दोनों ही समुद्र से घिरे हैं। समंदर इनके जीवन का अहम हिस्सा है, तो समंदर ही इनके लिए मुश्किलों का सबब भी बन जाता है। लेकिन अब नहीं, अब दोनों ही तरफ मुस्कुराते चेहरे हैं। गांव के लोग, मछुआरे, सभी के जीवन में खुशहाली है। वजह लक्षद्वीप में समंदर का खारा पानी पीने लायक हो गया है और पुडुचेरी में मछुआरों को अब मौसम, समंदर के उफान और समंदर की धारा के प्रवाह आदि के बारे में समय से पहले सटीक जानकारी मिल जाती है। सबसे पहले चलते हैं लक्षद्वीप। ये द्वीपों का समूह है। यहाँ 36 द्वीप हैं, जिसमें से 10 द्वीप पर आबादी रहती है। चारों तरफ समंदर यानी पानी से घिरे होने के बावजूद इस पूरे इलाके में पानी की बहुत समस्या थी। तभी लक्षद्वीप में सरकार ने समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाने के लिए तकनीक विकसित की है। इसे लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्रक्रिया कहते हैं, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT ने बनाया है। इसकी स्थापना भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ में गैर जीवित और जीवित संसाधनों से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए किया गया। NIOT का काम है विश्वसनीय स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास करना। इसी के मद्देनजर NIOT ने लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन संयंत्र तैयार किया है। एक ऐसा संयंत्र लक्षद्वीप की राजधानी कावाराती में है। दूसरा मिनिकॉय द्वीप में और तीसरा अगाती द्वीप पर है। इन प्लांट की क्षमता हर दिन लगभग 1 लाख लीटर पीने का पानी बनाने की है।
As the only institute involved in development of technologies for the ocean-related activities, the National Institute of Ocean Technology, an autonomous body under the Ministry of Earth Sciences, Government of India, has included desalination as one of the focus area of the institute. NIOT has developed and perfected a technique called low temperature thermal desalination, which is specifically suitable for islands. Our first demonstration plant was installed at the Kavarati Island, which is the capital of Lakshadweep Union Territory. Though it is a demonstration plant, the plant has been working satisfactorily and quenching the thirst of the islanders till now. Based on this success, we installed 2 more plants in 2 islands in 2011. Based on this success, we have been asked to install these similar plants at 6 more inhabited islands of Lakshadweep, and these plants are expected to be ready by the middle of next year. After the installation of these plants, according to the survey conducted by some eminent doctors, the incidence of waterborne diseases has come down by more than 90%. Thus, these desalination plants are huge success in these islands. They not only served the purpose of supplying drinking water to the islanders, but also caused a social engineering in the sense that more and more youngsters from the islands are interested in now pursuing their technical education. LTTD तकनीक पानी के खारेपन को खत्म करने की बड़ी सरल तकनीक है। इसके तहत समुद्र की सतह जैसे 28 डिग्री वाले गर्म पानी को 27 मिलीलीटर बार के दबाव और 22 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर वाष्पीकृत किया जाता है। इसके बाद समुद्र की 400 मीटर की गहराई से आए 12 डिग्री सेल्सियस वाले ठंडे पानी की मदद से एकदम शुद्ध भाप को पानी में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये तकनीक पर्यावरण के अनुकूल है। इसमें कम रखरखाव की जरूरत होती है और लक्षद्वीप के कोरल द्वीपों के लिए सबसे उपयुक्त है। परियोजना को लागू करने में 3 घटक शामिल थे: प्रक्रिया से जुड़े उपकरण, समुद्र में होने वाले निर्माण और पनडुब्बी के लिए एक लंबी पाइपलाइन। The first one is marine structures, where one structure is 500-ton sump, where we place the pumps needed for the plant. The second component is somewhere around 100 meter to 200 meter long bridge, which connects the sump to the shore. The third component is a 21 meter tall plant building, which houses all the process components. All these 3 combine for the marine structures. The second component of the project is the process equipment, which we use to evaporate the water, condense the water, pump the water to the plant, and also maintain the vacuum within the system. The third component in the project is typically around 900 to 1500 meter long HDPE pipe, high density polyethylene pipe, which runs from 5 meter water depth to around 400 meter water depth in all these islands, that draws the deep sea cold water to the sump. I'm working on process design. We do the complete analysis of the cold water pipe, its mooring, and the deployment of the cold water pipe. लक्षद्वीप के द्वीपों में रहने वाले लगभग 10,000 स्थानीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ पीडब्ल्यूडी द्वारा संयंत्रों का रखरखाव किया जा रहा है। इस तकनीक को जमीनी स्तर पर घर घर तक पहुंचाने में स्थानीय निकायों और वहां के इंजीनियर्स की अहम भूमिका रही है। साफ पानी प्लांट में बन तो गया, लेकिन वो लोगों के घरों तक कैसे जाएगा, ये समझना भी जरूरी है। Now we are looking forward to give the household tap connection to all the houses under Jal Jeevan Mission by the year 2024.
इस तकनीक ने कैसे यहाँ का जनजीवन पहले से बेहतर और सुरक्षित कर दिया है, जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से। हमको NIOT में पानी मिलते हैं, इसलिए हमको बुखार भी नहीं है, हमारा बच्चा बीमार नहीं पड़ा है, हमको शुद्ध पानी मिल रहा है NIOT से। हम NIOT से शुक्रिया देता हूँ। Basically, I'm a scuba diver, so I'm living in this island like last many years. So drinking water was a big issue in Lakshadweep, especially Agatti. We had a big problem with drinking water after the NIOT come, like desalination plant come. So we are so much happy. So this is helping us in many way, especially tourism. Like Lakshadweep is going to develop in tourism in Lakshadweep. So tourists can also they can come to Lakshadweep too, because there is no issue of desalination water or drinking water. Before introducing the NIOT water supply scheme, we get the groundwater. But now the NIOT scheme introduced and we get fresh and healthy water. It is very helpful to the islanders. Now the scheme stands only in Agatti, Kavaratti and Minikoi. But I request to spread the scheme to other islands to get healthy and good water for the people of Lakshadweep. यहाँ का वाटर ये पूरा इलाके में नमकीन वाटर था। तब हम लोग बहुत डर गया था, क्योंकि फ्यूचर में हमको पानी कहाँ से मिलेगा पीने के लिए। 2008 के बाद NIOT का प्रोजेक्ट आया था। अभी मेरे को इतना महसूस हो रहा है, देखो अभी भी ये वाटर यहाँ रखा हूँ, NIOT वाटर है। ये एक रिसोर्ट के सामने बैठा हूँ मैं, यहाँ पे पूरा NIOT वाटर पीता हूँ। अभी तक ये पानी से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैं बोलना चाहता हूँ NIOT वालों के लिए, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आए लक्षद्वीप में। वो भी चारों तरफ समुद्र है, समुद्र से प्यूरिफाई करके, इतना भी प्यूरिफाई करो कोई दिक्कत नहीं, समुद्र का पानी एकदम पीने का लायक लेके आ रहा हूँ। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ NIOT वालों के लिए। लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट की मदद से इलाके की पीने के पानी की समस्या लगभग खत्म हो गई है, लेकिन ये प्लांट यहाँ की जनसंख्या के लिए वरदान साबित हुआ है। इलाके के लोगों के लिए साफ पानी का मतलब होता था बारिश का पानी या जमीन के नीचे का पानी। दोनों ही सूरत में पानी बहुत सारी बीमारियां साथ लेकर आता था। लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट में इस पानी में से गैर जरूरी नमक बल्कि हानिकारक धातुओं, रसायनों और बैक्टीरिया को भी हटाता है। इसकी मदद से एक बड़ा फायदा ये भी है कि अब इलाके के लोगों को पानी से होने वाली बीमारियों से मुक्ति मिल गई है। It has been a game changer in the islands, because earlier people were just relying on the groundwater. The best advantage what we are going to reap with these LTTD plants are with the Government of India scheme of taking house to house functional tap connection. We are going to supplement the drinking water from these plants along with the available water in term from the rains as well as from the wells to provide 24/7 water to each and every household. NIOT संचालित डिसैलिनेशन प्लांट दुनिया में अपनी तरह का पहला है, क्योंकि ये हरित ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं की मदद से स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके समुद्र के पानी से पीने का पानी बनाता है। इसके अलावा लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट बनाने के लिए 6 और द्वीपों पर काम चल रहा है, जिनमें से हर एक की क्षमता हर दिन 1.5 लाख लीटर पीने का पानी बनाना होता है। आइए अब चलते हैं इन तस्वीरों के दूसरे पहलू की तरफ, यानी पुडुचेरी। भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक पुडुचेरी में दुनिया भर के सैलानी आते हैं। इस सुनियोजित शहर का फ्रांसीसी प्रभाव पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। पुडुचेरी में आजीविका का बड़ा साधन है मछली पकड़ना। मछुआरों के लिए तो समंदर भगवान के समान है।
लेकिन यही समंदर इन मछुआरों के लिए काल भी बन जाता है। पुराने समय में जब पारंपरिक तरीकों से मौसम का अनुमान लगाया जाता था तो आसमान और समंदर की तरफ देखकर ही हमारे बड़े बुजुर्ग मौसम का अनुमान लगा लेते थे। ये तरीका उस जमाने के हिसाब से ठीक था, लेकिन आज के समय में जब जलवायु परिवर्तन और अचानक बदलने वाला मौसम आम बात है, तो कई बार पारंपरिक तरीके से किए गए अनुमान में गलती हो सकती है, जिसकी सजा मछुआरों को मिल सकती है। वो समंदर में मछली पकड़ने जाने से पहले मौसम, समंदर में पानी का उफान आदि जानकारियां हासिल करते हैं, फिर उसके मुताबिक ही मछली पकड़ने का कार्यक्रम बनाते हैं। अब ऐसा करना बहुत आसान और सटीक हो गया है। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने भारत के दक्षिण पूर्व और पश्चिमी तट के गांव में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी इनकॉइस के साथ मिलकर पूर्वानुमान और सलाहकार सेवाएं शुरू की हैं। इनकॉइस का काम सूचना प्रबंधन और महासागर मॉडलिंग से व्यवस्थित और केंद्रित अनुसंधान करना है। इसकी मदद से महासागर अवलोकन और सुधार किया जा सकता है, जिससे समाज, उद्योग, सरकार और वैज्ञानिक समुदाय को महासागर से जुड़ी जानकारियां, सूचनाएं और सलाहकार सेवाएं दी जा सकती हैं। Since 2009, MS Swaminathan Research Foundation has partnered with INCOIS for capacity building of fisher folks on INCOIS services like marine fishery advisory services and ocean state forecast. So today more than 1,50,000 fishers across Indian coast, especially in the southeast and west coast of India, receiving the INCOIS information through MS Swaminathan Research Foundation ICT technologies. So the fishermen are using this information for their decision making purpose, risk reduction and also increasing their livelihood on income generation and risk reduction. इन सेवाओं के साथ तमिलनाडु और पुडुचेरी तटीय जल के 3 स्थानों में वेव राइडर बॉय से निगरानी भी की जाती है। ये समंदर की स्थिति को लेकर प्रारंभिक चेतावनी और सूचना प्रणाली है। ये सुविधा पुडुचेरी के साथ ही मुट्टम और तूतीकोरन में शुरू की गई है। इसके रिसीवर स्टेशन समंदर के किनारे लगाए गए हैं, जिससे कि वेव राइडर बॉय से मिलने वाली जानकारी पर नजर रखी जा सके। ICT संचार तकनीकों के माध्यम से इनकॉइस में संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र के बारे में जानकारी, महासागर में होने वाली गतिविधियों के बारे में पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी, समंदर के लहरों की ऊंचाई, हवा की तीव्रता, चक्रवाती तूफान का पूर्वानुमान आदि जानकारियां मिलती हैं। इससे समंदर में की जाने वाली गतिविधियों को लेकर फैसले लेने में आसानी होती है। The Indian National Center for Ocean Information Services, which is shortly known as INCOIS, is an autonomous institution under the Ministry of Earth Sciences, and we actually have a mandate to undertake ocean observations and provide ocean information and advisory services to a wide variety of stakeholders spanning the coastal and maritime domains. And some of our important services include the tsunami early warning and storm surge early warning, the ocean state forecasting that includes high wave alerts, forecasts of mixed layer depth, sea surface temperature, salinity and various ocean parameters. And then we also have ecosystem services that span potential fishing zone advisories, where we can tell fishermen on where they can go and do fishing so that they can get better catches. And then we also have ecosystem related services with respect to coral bleaching alerts, harmful algal blooms, so on and so forth. इस इलाके के 1.25 लाख से ज्यादा मछुआरों को इनकॉइस की नई तकनीक और इससे मिलने वाली सुविधा के बारे में जानकारी है और वे इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से 50% से ज्यादा लोगों ने महसूस किया है कि बदलते मौसम पैटर्न और अनिश्चित हवा और समंदर के व्यवहार को जानने के बाद ही वो मछली पकड़ने के लिए समंदर में आगे बढ़ते हैं। उनका मानना है कि इस तकनीक की मदद से अब उन्हें मानसिक सुकून तो मिलता ही है, साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ा है। வணக்கம், என் பேர் சக்திவேல், காரைக்கால் மாவட்டம்.
இன்றைக்கி பருவநிலை மாற்றத்தினால கடலுக்குள்ளே வந்து ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு. இந்த நிலையில் வந்து நாங்கள் எம்எஸ் சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி மையத்து மூலியமாக இன்காய்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய தகவலை வச்சு நாங்கள் வந்து தொழில் பண்ணுறதுக்கு அறிவியல் பூர்வமான தகவல் எங்களுக்கு வர்றதுனால அதை வச்சு தொழில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது. இதை நாங்கள் பயன்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் இளைஞர் மன்றத்தின் மூலியமாக ஊர் கூட்டத்தின் மூலியமாக மக்கள் மத்தியில் அனைவரும் பயன்பெறும் வகையில் எல்லார் இடத்துலையும் கொண்டு சென்று இதை அனைவரும் பயன்படுத்தணும், பாதுகாப்பான முறையில் வாழ்க்கையை நடத்தணுங்கிறதுனால அனைவர் இடத்துலையும் கொண்டு சென்று இதை வந்து நாங்கள் பயன்பெற்றுட்டு இருக்கோம். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ராமச்சந்திரன். நான் காரைக்கால் மட்டும் பட்டினச்சிருந்து வருகிறேன். அதுக்குமே நீரோட்டம் வந்து அதிகமாக இருக்கும். எங்களுக்கு தகவல் தெரியாது. நாங்கள் நிறைய வலை வந்து கடலில் விட்டு வந்திருக்கோம். ஆனால் இப்போ வந்து இன்காஸ் கூட தகவல் மூலிமா நான் அந்த நல்லா பயனடைஞ்சிருக்கோம். வலையை வந்துட்டு வெளில நீரோட்டம் அதிகமாக இருந்தால் வலை கம்மியான வலையை போட்டுட்டு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். அப்படி இல்லை கூட நீரோட்டம் அதிகமாக இருந்தால் மேவலை மட்டும் பயன்படுத்திட்டு வந்துடும். திருப்பி வந்து மெல்ல இப்போ கம்மியாக இருக்கும். அன்றைக்கி நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், எல்லா வலையும் இறக்கி பயனடைஞ்சிருக்கோம். நாங்கள் இன்காஸ் கூட தகவல் மூலிமா எங்களுக்கு நல்லா பயனடைஞ்சிருக்கோம்ல. इनकॉइस में सूचना सेवाओं की सटीकता और इस्तेमाल को समझने के लिए गहरा रिसर्च किया जाता है। गांव और राज्यों में इस तकनीक का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्नावली और साक्षात्कार की मदद से मछुआरों के मन की बात जानी जाती है और इससे होने वाले फायदों का विश्लेषण करने के बाद ही ये तय किया गया है कि मछुआरों के लिए तकनीक वरदान साबित हो रही है। To meet the operational requirements, in order to generate ocean information and advisory services, we need data on marine meteorological as well as subsurface oceanographic parameters. To meet these requirements, INCOIS has established a wide variety of ocean observing system in the Indian Ocean. We have also developed Digital Ocean, which integrates this data that is generated by wide variety of ocean observing network into an integrated platform, and also this Digital Ocean provides the users with advanced visualization facilities as well as data analytics on the fly, which aid the students or researchers for their utilization in their research. तकनीक विकसित होने के बाद इसे सही जगह पर सही लोगों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए गांव के लोगों में से ही कुछ लोगों को चुना गया। उनकी मदद से गांव के लोगों तक इस तकनीक के बारे में जरूरी जानकारियां, इसे इस्तेमाल करने का तरीका और इसके होने वाले फायदों के बारे में जानकारी पहुंचाई गई। வணக்கம், என் பேர் ஐயனார். நான் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து நெல்லவாடு கிராமத்தில் மீன்பிடி தொழில் செஞ்சு வந்துட்டு இருக்கிறேன். இப்போ புயல் இந்த மாதிரி வந்து சுனாமி அது மாதிரி வந்த பிறகு வந்து கடலை எங்களால் வந்து சரிவர கணிக்க முடியல. ஆகையால் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இன்காட்சி வந்து அவங்க கடலை ஆய்வு பண்ணி எப்போ முடியாது எங்கள் ஃபோனுக்கு வந்து தகவலை கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ வந்து இவங்க கொடுக்குற தகவலை வச்சு நாங்கள் தொழில் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு அலை அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்குன்னு நாங்கள் எங்கள் செல்ஃபோன்லேயே நாங்கள் பார்த்துடுறோம். பார்த்துட்டு திரும்பி போகிறதால இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து விபத்து இல்லாமல் நாங்கள் தொழிலுக்கு பண்ணிட்டு திரும்பி வந்துட்டு இருக்கிறோம். ஆகையால் வந்து இது மாதிரி வந்து மற்றவங்களும் வந்து இது மாதிரி கடலுக்கு தொழில் பண்ணுறவங்க வந்து இந்த எஃப்எம் ஆப்பை வந்து பயன்படுத்திட்டு இந்த இன்காட்சி கொடுக்குற தகவலை வந்து நம்ம வந்து கேட்டுக்கிட்டு போனோம்னாக்கா விபத்து இல்லாமல் நம்ம தொழில் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து நல்ல முறையில் வீடு திரும்ப முடியும், நம்மளோட வாழ்வாதாரத்தையும் அதிகப்படுத்த முடியும். நன்றி, வணக்கம். मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से व्हाट्सएप और नोटिस बोर्ड के माध्यम से आपदा को लेकर अलर्ट और संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र की जानकारी रोज मछुआरों तक पहुंचाई जाती है. மணி வரை காற்றின் வேகம் மணிக்கு 8 முதல் 12 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும், நாளை அதிகாலை காலை 6 மணி வரை 9 முதல் 10 किलोमीटर வேகத்திலும் मछुआरों के सवालों का समय रहते जवाब दिया जाता है. इतना ही नहीं, मछुआरों की मदद के लिए 24/7 हेल्पलाइन सेवाएं भी शुरू की गई हैं. என் பேர் மகாலட்சுமி. நான் பனித்திட்டில் இருந்து பேசுகிறேன். பனித்திட்டில் சுவாமிநாதன் அறக்கட்டளை மூலிமா இங்கே இது போட்டிருக்காங்க. அதில் இருந்து நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன். எங்களுக்கு வந்துட்டு சுனாமி நாள், மழை, இந்த புயல் டைமில் 1 மணி நேரத்துக்கு உடனே எங்களுக்கு மெசேஜ் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால் வந்துட்டு நாங்கள் வலைக்கு அனுப்ப மாட்டோம். அவங்களும் வந்துட்டு போட்லாம் எடுத்து கரையில் வச்சுட்டு சேஃப்டியாக வீட்டில் இருப்பாங்க. வலைங்கெல்லாம் எடுத்து கட்டடத்தில் வச்சுட்டு லாக் பண்ணிவிட்டு வந்துடுவாங்க. அதனால் வந்துட்டு எங்களுக்கு எந்த பயமும் இல்லை. சுவாமிநாதன் இதில் இருந்து
எங்களுக்கு மெசேஜ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க, இந்த இடத்துல புயல் இருக்குது, இங்கே போகக்கூடாது, காற்று அதிகமாக இருக்குது, கல்லாரம் போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. என் சுதாகர் அப்போ ராயனாரப்ப பனித்திட்டில் வந்து நாங்கள் பாரம்பரியமாக தொழில் பண்ணின்னு இருக்கிறோம். மீன் இப்போ வந்து ரொம்ப லாங்கில் போய் மீன் பிடிக்கிறதுனால எங்களால் வந்து இந்த டெஸ்டெல்லாம் போனதுனால மீன் பிடிக்க முடியல. இன்கேஸ் தகவல் கிடைச்சபடி இப்போ போனால் கரெக்டாக நாங்கள் மீன் பிடிச்சி கொண்டு வரதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எங்களுக்கு வந்து ஈஸியாகவும் ரொம்ப சேமிப்பாகவும் இருக்குது. இதனால इनके நாங்கள் ரொம்ப நன்றியை சொல்கிறோம். ரொம்ப நன்றி எங்களுக்கு. मछली पकड़ने के साथ साथ गांव में सक्रिय मछुआरों में से कुछ को प्रशिक्षक के रूप में काम करने के लिए प्रेरित किया गया। मछुआरे अपने समुदाय के लोगों से मिलने वाली जानकारी पर ज्यादा और आसानी से भरोसा कर लेते हैं। इससे इनकॉइस द्वारा विकसित की गई तकनीक को ज्यादा से ज्यादा मछुआरों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। सूचना सेवाओं की गुणवत्ता और सटीकता को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश करने की भी जरूरत है। स्थानीय लोगों के लिए दौर, ये समय लंबे इंतजार के बाद आया है। ये तकनीकें न सिर्फ उनके लिए जीवन आसान बना रही हैं, बल्कि उनके जीवन का स्तर बेहतर करने, उनके लिए जान और माल का नुकसान कम करने और उन्हें निडर होकर समंदर में जाने में मदद कर रही हैं। इतना ही नहीं, समंदर के खारे पानी में जीवन की उम्मीद दिखने लगी है। हमारे मूलभूत अधिकारों में से एक है पीने का स्वच्छ निर्मल पानी, जिसे मुहैया कराने की जरूरत को महसूस कर इसे मिशन बनाकर पूरा करने में NIOT ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पानी की समस्या से जूझ रहे हमारे देश के लिए समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाने का आइडिया ही अपने आप में कमाल का है। ये टेकनीव एट 75 कार्यक्रम के दो बेहतरीन उदाहरण हैं, जहां विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार ने लोगों के जीवन में गुणवत्ता और परिवर्तन लाने, उन्हें सशक्त और समृद्ध बनाने और एक मजबूत स्थायी सामाजिक जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ाया है। NIOT और इनकॉइस जैसी संस्थाओं ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से हमारे उज्जवल भविष्य की नींव रखी है।